हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके थॉट्स के बारे में, उनका फ़िलॉसफी के बारे में कि वो क्या सोचते थे, वो क्या करते थे, वो किन से इंस्पायर्ड थे, जो कि बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके 67 बीपीएससी मेंस। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड टैगोर के बारे में हो चुका है कवर, नेहरू जी के बारे में हो चुका है कवर और मॉडर्न आर्ट हो चुका है कवर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए, गांधी जी जो थे उनको बापू कहा जाता था। ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर। ये आप आंसर के फॉर्मेट में भी इसे जान सकते हैं कि कैसे कैसे लिखना चाहिए। तो उन्हें हम लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो वो गांधी जी जो थे ना, वो बस नेशनल लीडर नहीं थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन था ना वो सारी चीज़ में था। चाहे वो उनका लाइफ हो, मतलब जैसा हम लोग अभी अपना लाइफ जीते हैं इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, रिलीजियस में भी कंट्रीब्यूशन है, सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग जैसे हरिजन को अपलिफ्ट करने का तो कंट्रीब्यूशन है। कहा भी गया है कि गांधी जी एक इंसान ही नहीं थे, एक मनुष्य ही नहीं थे, गांधी जी एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, गांधीज़म एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, वे वो एक विचार थे जो आए और अपना विचार हर पहलू पे छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो ये जो गांधी जी के बारे में था, तो गांधी जी कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे। तो देखिए, गांधी जी जो इंस्पायर हुए ना, तो उसमें कुछ कुछ इंटरनल फैक्टर भी था, कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी था। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में मतलब कि बाहर का कोई किताब वो पढ़े उससे वो इंस्पायर्ड हो गए। जैसे कि रस्किन, जॉन रस्किन का, इनका एक बुक था ऑन टू द लास्ट। ये जो बुक था ये वेलफेयर पे बात करता था। ये बोलता था कि जो भी वेलफेयर करेंगे हम, वो हर मतलब वो लास्ट गांव का लास्ट पर्सन तक जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा लाइन है, डेट द वेलफेयर शुड रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, दूसरे थे डेविड थोरो। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो, इनका ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस पे जो गांधी जी करते हैं 1930 में, उस पर ये एक ऐसे था, ये उनसे पढ़े और यहाँ से गांधी जी को आइडिया आता है सत्याग्रह का। ठीक है, तीसरे थे टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय का एक किताब था द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन अस। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन अस। इनका गांधी जी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट था। यहाँ तक कि जो नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं गांधी जी, ये भी टॉल्स्टॉय से ही आया कि हम लोग को अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंस से हम लोग बहुत कुछ जीत सकते हैं। तो ये सब चीज़ और कुछ कुछ अगर इनर आप देखें कि अंदर से कहाँ से गांधी जी में आया, मतलब अपना ही कल्चर से, तो भगवत गीता, भगवत गीता के वो आर्डेंट फॉलोवर थे। ठीक है, भगवत गीता से वो स्पिरिचुअलिटी का भावना को इम्बाइब करते हैं, मोरालिटी को, और बोलते हैं कि काम ही पूजा है। ठीक है, वर्क इज वर्कशिप। ठीक, तो इस टाइप का जो जितना फिलॉसफी था ये भगवत गीता से आता है। और जब भी ये ना दुविधा में होते थे ना, तब ये गीता पाठ को शुरू कर देते थे। ठीक है, वेन एवर ही वॉज इन अ फिक्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, टेंशन में थे कि अब उलझन आ गया है, क्या करे, देन ही यूज टू स्टार्ट गीता पथ। ठीक है, आगे देखते हैं कि गांधी जी के व्यू फिलॉसफीज़ में क्या थे। तो गांधी जी जो थे वो एक रिलीजियस मैन थे, और रिलीजियस मैन होने पे उनका ये था कि रिलीजन शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, कि एक धर्म से ही पॉलिटिक्स का जुड़ाव होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल बेसिस। अब यहाँ धर्म मतलब ये नहीं होता है कि हिंदुज़म हो गया, बुद्ध या इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया। यहाँ रिलीजन का तात्पर्य है कि रिलीजन में, हर रिलीजन में कोई रिलीजन बुरा नहीं सिखाता है। ठीक है, हर रिलीजन में अच्छाई होता है, चाहे वो हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, सब में वो प्रेम होता है, सब में वो सच्चाई होता है, सब में वो मानवता होता है। तो वही ये बोलते थे कि रिलीजन का मतलब ही होता है लव विथ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, कि प्रेम होना चाहिए सच्चाई और मानवता के साथ। तो गांधी जी का जो रिलीजन का बेसिस था वो तीन चीज़ था। एक तो थे भगवान ईश्वर, दूसरा था आत्मा, और तीसरा था कर्म। भगवान क्योंकि नॉर्मल है, रिलीजन है तो गॉड होंगे ही, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, ठीक है, चाहे वो इस जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो गुरु नानक जी हो। ठीक है, बहुत कोई। तो गॉड एक हो गया, दूसरा हो गया आत्मा।
ठीक है, क्योंकि भगवान होते हैं बट हम लोग वो फील करते हैं, हम लोग उन्हें कभी देखे तो नहीं है ना। तो सोल पे, या फिर इंसान ही है, इंसान में क्या है, तो इंसान में एक सोल है, वो सोल जब चला जाएगा देन इंसान मतलब कुछ भी नहीं होगा, बचेगा वो। और तीसरा है वर्क, ये कर्म ही पूजा है। इंसान का जो पेट पलता है वो उसका काम से पलता है, अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो कितना ही दिन सरवाइव कर पाएगा, जितना ही उसके पास पैसा बचा हुआ है उसके बाद वो क्या करेगा, उसको दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो कर्म ही पूजा है, सबकी पूजा करो, बट जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखते हैं कि गांधी जी का ना व्यू था मीन्स और एंड्स पे भी। मीन्स और एंड्स अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि यार जैसे करना है करो, बस पैसा कमाना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर पैसा कमा भी रहे ना, आप अगर सक्सेस पा भी रहे, देन इट शुड बी थ्रू द करेक्ट प्रोसेस। आपको एक सही तरीका अपनाना होगा उस काम के लिए। तो गांधी जी वही बोलते थे कि हम लोग एंड्स भले ले ले बट उसका मीन्स जो होता है ना वो सही होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, आप एनसीएम में देखे थे जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था, तब जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, तब क्या हुआ कि गांधी जी तुरंत एनसीएम को ख़त्म कर देते हैं, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस नेचुरल क्लाइमिटी कहते हैं, हिमालयन ब्लंडर कहा जाता है इसे। पर गांधी जी ये सोचे कि अगर अभी हम लोग वायलेंस करके स्वराज प्राप्त कर भी लेते हैं बट हमारा मीन्स तो सही नहीं होगा ना। तो ये था। तो गांधी जी ऑलवेज फोकस ऑन द गोल टू बी अचीव थ्रू द करेक्ट मीन्स या प्रोसेस। ही एम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ मीन्स, की जो मीन्स है, तरीका है, वो सच्चा होना चाहिए। बिकॉज ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड, क्योंकि इन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था। ठीक है। फिर है व्यू ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, डेट इज डिमांड फॉर द ट्रूथ। तो गांधी जी बिलीव दैट सत्याग्रही टू बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो सत्याग्रही होते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, और जो सत्याग्रही होते हैं वो एक तरह से स्पिरिचुअल रिकग्निशन देते हैं अपने अपोनेंट्स को, और उनमें एक स्पिरिचुअल फीलिंग क्रिएट करवाते हैं। मतलब हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं तो आपको खुद में खराब लगना चाहिए, है ना, कि ये कैसे कर, मतलब ये सच्चा है और ये अपना हक के लिए मांग रहा है, हम उसे नहीं दे रहे, तो आपको खुद गिल्ट फीलिंग होगा। गांधी जी ये भी बोले, हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना। तो फिर गांधी जी का जो बेसिस था सत्याग्रह का वो दो था, एक था लव, एक था ट्रुथ, प्रेम और सच्चाई। तो एक इंडिविजुअल जो है, an individual himself bearing the pain can't harm the others and try to convert a bad person into a good person। मतलब एक जो इंडिविजुअल है, एक जो इंसान है ना, वो दूसरों को हर्ट नहीं करेगा, उसको दुख नहीं देगा, पर यही चाहेगा कि अगर वो गंदा आदमी है तो वो अच्छा आदमी बन जाए, एक भला मनुष्य बन जाए। ठीक है। एक इंसान को, मतलब एक सत्याग्रही को हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए, उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। और असत्याग्रही शुड ऑलवेज हेट द सिंस नॉट द सिनर। सिन को हेट करो, बुरा कर्म को हेट करो, वो आदमी को हेट मत करो, क्योंकि उसमें कर्म जो है ना वो बुरा है, वो इंसान कहीं ना कहीं वो सच्चा ही है। तो इनका जो टेक्निक था सत्याग्रह का वो कुछ ऐसे था कि कॉर्पोरेशन पे ये बिलीव मतलब करते थे, कॉर्पोरेट करके जो एनसीएम में ये सो किए, हड़ताल स्ट्राइक करते थे। इमिग्रेशन, इसे हम लोग हिजरत भी कहते हैं। ठीक है, कि अगर कोई ज़्यादा अपना मनमाना चल रहा है तो वहाँ से उठ के चले जाओ। ठीक है, बहस मत करो उन लोग से। फिर चौथा था सिविल डिसोबीडियंस, और फिर था फास्टिंग, कि उपवास कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, कितना ही दिन नहीं मानेगा ये, भूखे तो नहीं देख सकता हमको मरते हुए। तो ये फिर व्यू ऑन डेमोक्रेसी, इनका डेमोक्रेसी पे भी अलग व्यू था। ये वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो था उसको ये अपोज करते थे। गांधी जी का जो डेमोक्रेसी था ना वो मेनली पंचायत सिस्टम, ग्राम पंचायत, डिसेंट्रलाइज वे ऑफ लिविंग, ये सब में था। और क्या था, गांधी जी जो थे वो दो लेवल का डेमोक्रेसी मॉडल देते हैं, मिनिमम लेवल टू हायर लेवल। और जो मिनिमम लेवल होना चाहिए वो स्वराज का होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग खुद से राज कर रहे हैं, कोई हम पे आके राज नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया भी है, ये भी एक स्वराज मॉडल फॉलो करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी अपना पोस्ट पे बैठे हुए देन ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, हम लोग के द्वारा ही इलेक्ट करके गए, उन्हें कोई और नहीं वहाँ पे बैठाया है। ठीक है। फिर क्या है, ही बिलीव्ड इन राम राज। राम राज्य का तात्पर्य मतलब यहाँ पे ये है कि एक आइडियल स्टेट जहाँ पे कोई कानून का ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, लोग जो है ऐसा कुछ करे ही नहीं, ऐसा कुछ गुनाह ही नहीं करे। ठीक है, एक आइडियल स्टेट हो जाए। ठीक है, तो उनका राम राज्य पे बिलीव था।
वो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी को फेवर करते थे कि डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी होगा तो पीपल पार्टिसिपेशन होगा। गांधी जी हमेशा मास पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा बिलीव करते कि ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर क्या था कि वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन हो, लोगों के द्वारा चुन के ही वहाँ पे नेता आए। फिर क्या था, क्रिएशन ऑफ ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ठीक है। ये मेजोरिटेरियन रूल को अपोज करते थे, ही अपोज द मेजोरिटेरियन रूल। फिर ही अपोज द पॉलिटिकल पार्टीज एज इट गेट बर्थ टू द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। ये पॉलिटिकल पार्टी को हेट करते थे क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी था वो एक तरह से जो पॉलिटिक्स ऑफ पावर है उसको जन्म देता था, ठीक है। तो यहाँ तक तो इतना था। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है, गांधी जी का ये मानना था कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है ना वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन का कॉज होता है, वायलेंस का कॉज होता है। बट गांधी जी का यहाँ पर ये मानना नहीं था कि एकदम ख़त्म ही हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी कि किसी के पास हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं था। वो मार्क्सिज्म के मतलब उतने भी लेवल पे नहीं थे, ठीक है, विच वॉज वेरी गुड। तो ये क्या बोलते थे ना कि सबको मिलना चाहिए ज़रूरत, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अमीर क्या करे, जो कैपिटलिस्ट है या जो ज़मींदार है वो क्या करे, वो अपना जो जितना भी इनकम है वो थोड़ा जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों को दे, ठीक है। तो उनका जो ट्रस्टीशिप का मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म दैट शुड बी कन्वर्टेड टू लिबरलिज्म। जो कैपिटलिज्म है उसे लिबरलिज्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। फिर क्या था, रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी बाय एक्ट, कि जो प्रॉपर्टी है या ओनरशिप है उसको एक्ट के अंदर मतलब वो जो रेगुलेट किया जाए वो एक्ट के थ्रू किया जाए, ठीक है। फिर क्या था, इंश्योर मिनिमम एंड मैक्सिमम इनकम ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का मिनिमम इनकम और मैक्सिमम इनकम को इंश्योर किया जाए। जो हम लोग देखते हैं वेजेस एक्ट के अंतर्गत कि कैसे जो लेबरर है वो लोग का इनकम को इंश्योर किया जाता है, मनरेगा के तहत हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे उन लोगों का कोविड-19 के टाइम जो इनकम था उसको 202 रुपया कर दिया गया पर डे का। फिर क्या है, नीड्स शुड बी द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ज़रूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन हो, कि ऐसा नहीं कि बस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पता नहीं कि इसका ज़रूरत क्या है। तो जो ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन हो, ठीक है। ये था इकोनॉमिक फिलॉसफी में क्या था महात्मा गांधी जी का। तो ये था ना कि इनका जो फिलॉसफी था ये ऐसा नहीं था कि ये बोलते थे मेटलिस्टिक को एकदम ख़त्म कर दो, नहीं, मेटलिस्टिक प्रोग्रेस हो बट दैट शुड बी इम्बाइब्ड विथ मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब पैसा कमाओ बट ऐसा नहीं कि गलत टाइप से कमाओ, वो मॉरल प्रिंसिपल के अंदर इम्बाइब्ड हो, ठीक है। इनका जो मेन पिलर था इकोनॉमी का तो ये था स्वदेशी, कि हम लोग मेनली जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करें और जो इंडिजिनस गुड है उसको हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। ही गेव प्राइमेसी टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको प्राइमेसी दिया गया, उसे प्रायोरिटी दिया गया कि हम लोग पहले जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करें, उसको प्रोड्यूस करें। और तो और इनका कॉटेज इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा योगदान था, इनका खादी में बहुत बड़ा योगदान था जो हम आज भी देखते हैं, ठीक है। फिर इनके कुछ विचार शिक्षा को लेकर के भी थे, एजुकेशन को लेकर के। इनका जो खुद का अपना एजुकेशन स्कीम था वो था वर्धा स्कीम, ठीक है। क्या था, तो वर्धा स्कीम था जिसमें विच मस्ट बी मेड इन द नीड्स ऑफ द कंट्री, मतलब जिसको कंट्री का जो ज़रूरत है उसके अनुसार ही बनाना चाहिए। ये इंग्लिश पैटर्न को अपोज करते थे क्योंकि ये एक तरह से हर्डल क्रिएट करता था, एक बाधा उत्पन्न करता था स्वदेशी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये वोकेशनल एजुकेशन को फेवर करते थे। वोकेशनल एजुकेशन को क्यों कोई फेवर करेगा, मतलब करना चाहिए, तो ये इसलिए करते थे क्योंकि एक तरह से ये जॉब क्रिएट करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देगा, ये स्किल देगा लोगों को जिससे वो एम्प्लॉयड रह सके, एक तरह से इकोनॉमी डेवलप होगा, ठीक है। देन व्हाट, कि ही फेवर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं कि एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री में हो, हाँ हो, कुछ जो 7 से 14 ईयर्स तक का एज है या 16 ईयर्स तक का एज है उनको फ्री में मिले, बट हाँ वो गवर्नमेंट के थ्रू मिले
और जो इंडिविजुअल उसमें काम करते हैं जैसे टीचर्स हो गए, दे शुड नॉट बी दैट वो आ गए और फ्री में पढ़ा के चले गए, तो उनका लेबर जो है, उनका जो स्किल है हम उसे ऑनर नहीं कर रहे हैं ना, तो उसे भी ऑनर करना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे जो फिज़िकल लेबर है इंडिविजुअल्स का उसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। फिर क्या था, एजुकेशन जो था उसे लोकल लैंग्वेज में मिलना चाहिए, और ख़ास करके जो मॉरल साइंस है, मॉरल एजुकेशन है, हम लोग भी पढ़े थे, मॉरल साइंस था, मॉरल एजुकेशन था, ये हम लोग एटलीस्ट क्लास 10 तक पढ़े होंगे, मॉरल साइंस, मॉरल एजुकेशन। ये हम लोग को क्या देता है, एक तरह से जितना भी चैप्टर होता है मोरालिटी पे, जो हम लोग अब एथिक्स के रूप में पढ़ते हैं, तो हम लोग को पहले से इसके रूप में पढ़ा दिया जाता है। हॉनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सब बताया जाता है। तो वही गांधी जी का भी कहना था कि एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज में मिलना चाहिए, ताकि हर तबके के लोग पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश जिसको आता है वही पढ़ रहा है, या हिंदी जिसको आता है वही पढ़ रहा है। ठीक है, कोई अगर संथाली जान रहा है, कोई अगर भोजपुरी जान रहा है, कोई अगर मगही जान रहा है, तो वो लोग भी पढ़ेगा ना, वो अपना लोकल लैंग्वेज में पढ़े, उसे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर क्या था, स्टूडेंट्स वुड लर्न इंटर स्टेट लैंग्वेज। स्टूडेंट को ना इंटर स्टेट लैंग्वेज मतलब अलग अलग राज्य का लैंग्वेज को सीखना चाहिए, वो ज़रूरी भी है। अगर हम लोग यहाँ से वहाँ मतलब कभी माइग्रेट करते हैं, देन अगर हम लोग को दूसरा लैंग्वेज पता है, देन वी विल बी ईजिली एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन। ठीक है, और क्या कहना था इनका कि 7 से 14 साल का जो एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए, और साथ ही साथ कंपलसरी होना चाहिए, कि हाँ ये मिलना ही चाहिए, जो अभी हम लोग के DPSP में भी इंश्राइंड है, और इवन आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये राइट टू एजुकेशन भी आता है, कि अब तो शिक्षा का अधिकार है हर इंसान को, हर बच्चे को। फिर क्या है कि कंक्लूज़न में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो इन अ नटसेल, अगर हम लोग नटसेल में देखें, द फिलॉसफी ऑफ गांधी इज़ अ प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, एक प्रैग्मेटिक फिलॉसफी है, विच वॉज इन फेवर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिया, जो जैसा इंडिया का सर्कमस्टेंसेस था उसी के अंतर्गत थे, उसी को फेवर करते थे। ठीक है, हिज फिलॉसफीज कॉल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राम राज्य, इनका जो फिलॉसफीज था वो एक तरह से राम राज्य का इस्टेब्लिशमेंट को फेवर करता था, और इनका यह कहना था ना कि जियो और सबको जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। ठीक है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में था। आप यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, खास करके आप वो जो क्लाउड वाला होता है उसमें दे करके आप सबको शो कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव अप्रोच, जो कि मेरे से मिस हो गया इस बार। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसका नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग भी होती है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खास करके 67 BPSC मेंस के लिए, और 68 के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।